हेलो स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स का चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी है। उसकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए सारे क्वेश्चंस हम इसी पे सॉल्व करेंगे। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन। लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। अब देखो, आपने पढ़ रखा वर्क की स्पेसिफिक कंडीशंस होती है। तो वर्क इज फिनिश्ड व्हेनेवर द गिवन टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन क्या है? अ फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। एक फोर्स लगना चाहिए एक बॉडी के ऊपर, और वही बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। सो देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बाय अप्लाइंग अ फोर्स इन और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो हमने पढ़ रखा है वैसे भी वर्क डन तीन टाइप का होता है, ठीक है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो यहाँ पे हमें वर्क डन की कंडीशन क्या है पहले तो वो जानना है, और उसके बाद ये सारी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बताना है कि वर्क डन हुआ है या नहीं हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा टू कंडीशंस कौन सी है। फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी एंड देयर शुड बी एन डिस्प्लेसमेंट बाय दैट बॉडी। उस बॉडी से डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा है। पहला क्वेश्चन यही है। सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। सुमा स्विमिंग के अंदर स्विमिंग कर रही है पॉन्ड के अंदर। सो इसमें सुमा ने काम किया है या वर्क डन हुआ है नहीं हुआ है वो हमें बताना है। वाइल स्विमिंग सुमा अप्लाइज अ फोर्स टू पुश द वाटर बैकवर्ड। ठीक है, वाटर को एक फोर्स लगा है जिसकी वजह से वो बैकवर्ड जा रहा है। देयरफॉर सुमा स्विम्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो फोर्स लगा है और वो खुद आगे की तरफ जा रही है। तो देयर इज a displacement done. So here the force causes the displacement, hence the work is done by the Suma while swimming. यहाँ पे सीमा हो गया, आप सुमा ही रखोगे। अब सेकंड वाला, अब देखते हैं। A donkey is carrying a load on its back. ठीक है, एक डोंकी अपने ऊपर एक लोड को कैरी करता है। While carrying a load, the donkey has to apply a force in the upward direction. But displacement of the load is in the forward direction. But displacement कौन सी डायरेक्शन में है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम बोलेंगे वर्क डन इज जीरो, बिकॉज यहाँ पे कौन सी वाली कंडीशन आ रही है? जीरो वर्क डन, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर बन रहा है। तो डेट्स वाई द वर्क डन इज जीरो। अब विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। विंड मिल वाटर को लिफ्ट कर रही है वेल में से। तो इस केस में क्या होगा? द विंड मिल वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी टू एलिवेट वाटर। The windmill lifts water by applying a force in an upward direction, and thus the water is moving in the same upward direction itself. तो windmill फोर्स लगा रही है और वाटर भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये पॉजिटिव वर्क डन है। वर्क इज डन बाय द windmill in lifting water from the well. तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, तो हम यस, वर्क डन इज डन। फोर्थ क्वेश्चन देखने से पहले, अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। आपको पता है ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, और ग्रीन प्लांट जो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहा है इसमें कोई वर्क डन भी नहीं हो रहा, बिकॉज सनलाइट, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड। सनलाइट कोई फोर्स लगाती नहीं है। सिर्फ ये वाटर इवापोरेट्स होते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, यही सब होता है। सो नो फोर्स इज रिक्वायर्ड व्हेन अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग photosynthesis. The plant does not exert any force to move since there is no displacement or force. Hence, no work is done. An engine is pulling a train. Again, engine force लगा रहा है और ट्रेन आगे की तरह डिस्प्लेस कर रही है, तो यहाँ पे भी वर्क डन हमारा होगा। So, when an engine is pulling train, it is applying a force in the forward direction, so it is moving in the forward direction. Since displacement and force are in the same direction, and work is done by the engine. फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। अगेन ये ग्रीन प्लांट वाले जैसा ही है। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है और यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। देयर इज नो फोर्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑफ ड्राइंग फूड ग्रेन्स इन द सन, एंड द ग्रेन डज नॉट मूव। सिंस देयर इज नो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, नो वर्क इज डन। लास्ट, सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी।
सेल बोट वही बोट होती है जिसके ऊपर झंडा लगा रहता है और विंड एनर्जी की वजह से वो धीरे धीरे सेल करती है. So when a sailboat is moving due to wind energy, it is applying force in the forward direction. So it is moving in the forward direction. Since displacement and force are in the same direction, the work is done. I hope आपको ये सातों क्वेश्चन समझ में आए होंगे. आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं. ठीक है. बट ये दो कंडीशंस के हिसाब से ही हमने वर्क इज सेट टू बी डन और वर्क इज नॉट सेट टू बी डन किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. सेकंड टेक्सुअल क्वेश्चन. An object thrown at a certain angle to the ground moves in a curved path and falls back to the ground. The initial and the final point of the path of the object lie in on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the object? तो भाई यहाँ पे वर्क डन की बात हुई है और यहाँ पे ग्रेविटी के बारे में पूछा जा रहा है. तो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी यहाँ लगने वाली है. ठीक है. तो पोटेंशियल ग्रेविटेशन एनर्जी जो डिपेंड करती है वो हाइट के ऊपर. अब यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पाथ ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन लिखा हुआ है. तो मतलब हाइट है ही नहीं, तो यहाँ वर्क डन कैसा हो जाएगा? जीरो. तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन mgh, वेयर h वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो कि कितना है? जीरो. अगर आप रखोगे तो वर्क डन आपका कितना हो जाएगा? जीरो. नेक्स्ट क्वेश्चन. A battery lights a bulb. Describe the energy change involved in this process. अच्छा, एक बैटरी लाइट करती है बल्ब को. इस प्रोसेस में कहाँ कहाँ से और कैसी कैसी एनर्जीज लग रही है वो हमें बताना है. तो आपको यहाँ पे केमिकल एनर्जी जो कि बैटरी के अंदर होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और ये बल्ब को मिलती है. वहां से लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी जनरेट होती है. आपने देखा होगा ये प्रोसेस को. ठीक है. दिस एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. Okay, certain forces acting on a 20 kg mass change its velocity from 5 meter to 2 meter per second. Calculate the work done by the force. तो यहाँ पे आप देख सकते हो और ये मैं हैंड रिटन भी सॉल्व करवाऊंगा. सो वहां भी आपको समझ में आ जाएगा. इनिशियल वेलोसिटी आपकी ये है, मास ऑफ द बॉडी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है. कुछ फोर्स लगा जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कम हो गई. तो हमें पता करना है कि कितनी एनर्जी लगेगी. तो ई आई हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है जो कि 250 जूल है. आप 1/2 mu² से निकालेंगे. जिसको नहीं समझ में आया मैंने सोल्यूशन भी किया हुआ है तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा. हैंड रिटन सोल्यूशन. फाइनल आपकी ई एफ 1/2 mv² जो कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 2 का. तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो हमें मिला 40 जूल. हमें वर्क डन निकालना है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा जो कि होता है फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल हमारा 40 जूल है और इनिशियल हमारा 250 जूल है. माइनस करेंगे तो हमें वर्क डन कितना लगा? माइनस का 210. आई होप ये समझ में आया होगा. हम आगे बढ़ रहे हैं. A mass of 10 kg is at a point A on the table. It is moved to a point B. A से हम B की तरफ मूव करा रहे हैं और मास कितना दिया हुआ है? 10 kg. If the line joining A and B is horizontal, horizontal का मतलब सीधी लाइन. ठीक है. What is the work done on the object by the gravitational force? अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भाई हमारा डिपेंड करता है हाइट के ऊपर. तो हाइट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हॉरिजॉन्टली मूव हुआ है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा जीरो होगा. ठीक है. वर्क डन बाय द ग्रेविटी डिपेंड्स solely on the vertical displacement of the body. It does not rely on the trail of the body. So trail of the body पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है. Therefore work done by the gravity in this expression will be W equals to mgh जो कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो है. तो हमारी वर्क डन क्या हो जाएगी? पूरी जीरो. वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज जीरो हियर. नेक्स्ट. Potential energy of a free falling object decreases progressively. Does this violate the law of conservation of energy? Why? अगर पोटेंशियल एनर्जी है किसी बॉडी के अंदर मतलब उसके पास हाइट अवेलेबल है, वो जैसे ही नीचे आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी बिकॉज हाइट कम हो रही है. तो ये वायलेट कर रहा है नहीं कर रहा? तो ये वायलेट नहीं कर रहा क्योंकि जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी कम होना चालू होगी वैसे ही काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ना चालू हो जाएगी इस सिचुएशन. No, the method doesn't violate the law of conservation of energy. This is because when the body falls from a height, its potential energy change into kinetic energy progressively. A decrease in the potential energy is equals to an increase in the kinetic energy of the body. Throughout the method, the total mechanical energy of the body remains conserved. Therefore, the law of conservation of energy isn't discarded. Next question 7.
What are the various energy transformation that occurs when you are riding a bicycle? जब आप बाइसिकल चला रहे हो, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, you can see here, during riding a bicycle, the muscular energy of the rider regenerates into heat and mechanical energy. Kinetic energy provides a rate to the bicycle and warmth energy heat our body. तो इसमें हो क्या रहा है, मस्कुलर एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी प्लस हीट एनर्जी जनरेट कर रही है. मस्कुलर एनर्जी वही एनर्जी है जो हम पैर से लगा रहे हैं, मसल से लगा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मस्कुलर एनर्जी. और मैकेनिकल एनर्जी प्लस हीट के चलते आगे हमारी चीजें बढ़ रही है. ठीक है. Does the transfer of energy take place when you push a huge rock with all your might and fail to move it? Where is the energy you spend going? आप थोड़ा सोच के इसका जवाब दीजिए. आई होप जो आपने सोचा है वो यही जवाब होगा. आपका जवाब सही है. When we push a huge rock, there is no transfer of muscular energy to stationary rock. जब आप पुश कर रहे हो हुज रॉक को तो आप मस्कुलर एनर्जी जो लगा रहे हो ना, वो स्टेशनरी रॉक को कोई फर्क ही नहीं पहुंचा सकता. Also there is no loss of energy since muscular energy is transferred into heat energy. और मस्कुलर एनर्जी किसी में ट्रांसफर्ड नहीं हो रही है, बस ये किस में ट्रांसफर हो जा रही है, हीट एनर्जी में, which causes our body to become hot. और इस केस में हमारी बॉडी क्या हो जा रही है, ये पूरी मेहनत करने के बाद भी आपकी बॉडी गर्म हो जा रही है. ठीक है. तो आपने कोई काम नहीं किया बट स्टिल आप थक गए हो. क्यों? क्योंकि आपकी मस्कुलर एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफर हुई है जो कि आपकी बॉडी को इफेक्ट करेगी. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg is raised to a height, आप देख सकते हो एस्ट्रोनॉमर के टर्म में मैंने लिया हुआ है, हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड. व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी? तो भाई हाइट है, मास है, आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी. इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन. भाई दोनों ही एनर्जी है. ठीक है. तो हम पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, हाफ वे डाउन पूछा हुआ है तो हम आधी कर देंगे हाइट, और वहां से हम पोटेंशियल एनर्जी को ही बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है. अब काइनेटिक एनर्जी भी चाहो तो निकाल सकते हो बट ये आधा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होगा. मास आपका 40 kg है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने लिया है, हाइट 5 की है. तो फॉर्मूला लग रहा है mgh जो कि आपको वैल्यू दे रहा है 2000 जूल. ये कहाँ पे है? जब उसकी हाइट 5 मीटर ऊपर है. ठीक है. अब पोटेंशियल एनर्जी 2000 जूल है. ठीक है. अब बोला है कि अगर ये आधे में आ जाएगा मतलब 2.5 मीटर पे आ जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो कुछ नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी के आधे के बराबर ही होगी. क्लियर है. तो हम हाफ वे डाउन को हाफ करके सीधा सीधा निकाल रहे हैं. पी एट हाफ वे डाउन इक्वल्स टू एम जी एच जो कि 2.5 हो जाएगा. ये टोटल कितनी हो जाएगी? 1000 जूल के बराबर. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने ऐसा किया हुआ है. ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी हाफ वे डाउन कितनी आ रही है हमारी? 1000 जूल, क्योंकि हमने सबट्रैक्ट किया 2000 माइनस 1000 तो किसके बराबर हो गया? 1000 जूल के बराबर. आप यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेशन हमने कर रखी है यहाँ पे. What is the work done by the force of gravity on a satellite moving around the earth? Justify your answer. So आप देख सकते हैं सैटेलाइट हमारे अर्थ के अराउंड घूमता है. तो आप जानते हैं यहाँ पे एक टेंजेंशियल पाथ बनता है, और सेंटर से अगर अर्थ के इस सैटेलाइट तक देखे तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर से एक्ट कर रहा है तो ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उससे 90 डिग्री बनाता है. और आप जानते हैं वर्क डन 90 डिग्री पे कितना होता है? जीरो. तो इस केस में सैटेलाइट भी क्या कर रहा है हमारे, देखा जाए तो सैटेलाइट का वर्क डन हमें जीरो कहलाना बोलना पड़ेगा. ठीक है. Work is completed whenever the two conditions satisfied. The force act on the body. There is a displacement of the body by applying force in or opposite to the direction of the force. If the direction of force is perpendicular to displacement, then work done is zero. So when a satellite move around the Earth, and the force of gravity on the satellite is perpendicular to its displacement. Therefore, the work done on the satellite by the Earth is zero. As I said, 90 डिग्री जैसे ही बनेगा वो क्या हो जाएगा? वर्क डन उस सिचुएशन में जीरो हो जाएगा. Can there be displacement of an object in the absence of any force acting on it? Think. Discuss this question with your friends and teacher.
तो क्या बोला है, फोर्स नहीं है, उसकी एब्सेंस में भी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है या नहीं है। तो यस, देयर कैन बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट. If a single force acts on an object, the object accelerates. If an object accelerates, a force is acting on it. Assume an object is moving with constant velocity. Assume करें एक object constant velocity से move कर रहा है. The net force acting on it is zero. अब constant velocity से move कर रहा है तो आप जानते हो उस पर net force जो लग रहा है वो zero होगा. But there is a displacement along with the motion of the object. But आप जानते हो कि उसकी position change होती जा रही है तो displacement तो होगा ही. Therefore, there can be a displacement without a force. ये पिक्चर देख के आपको आधी से ज्यादा चीजें समझ में आ जा रही होगी. A person holds a bundle of hay over his head for a 30 minute and get tired. एक पर्सन 30 मिनट तक हे को, हे मतलब घास भूसा होता है उसका बंडल बने हुए को हे कहते हैं, वो लेके खड़ा है 30 मिनट तक. हैज ही डन सेम वर्क और नॉट, हैज ही डन सम वर्क और नॉट, सॉरी, जस्टिफाई योर आंसर. तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे देखो फोर्स लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं है. ठीक है, फोर्स लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इस केस में वर्क डन जीरो होना चाहिए हमारा. ठीक है, भले वो 30 मिनट खड़े रहे 30 घंटे खड़े रहे कोई फर्क पड़ता नहीं है उसमें. Work is completed whenever the given two conditions are satisfied. A force act on the body, there should be a displacement. So when an individual holds a bundle of hay over his head, there is no displacement in the hay bundle. Although the force of gravity is acting on the bundle, the person isn't applying any force on it. Therefore, in the absence of force, work done by the person on the bundle is zero. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये समझ में आया होगा. ये सारे एनालिटिकल क्वेश्चन है तो इसका आंसर सीधा ऐसे ही देना है कि work done by the person is zero because he is standing, there is no displacement although he is applying a force on bundle. ये वाला क्वेश्चन मैं न्यूमेरिकल्स वाला है तो मैं सॉल्व करके बता दूंगा आपको. ठीक है, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा बट क्वेश्चन समझ लेते हैं. एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट. हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर. तो देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करना है. ठीक है, illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy changes which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate. अगर हम एक पेंडुलम बॉब को, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ऑसिलेट करने के लिए अलाउ करते हैं तो एनर्जी में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हमें पता करना है. व्हाई डज द बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट. थोड़ी देर बाद बॉब रुक क्यों जाता है. ठीक है, व्हाट हैपन टू इट्स एनर्जी इवेंचुअली, उसकी एनर्जी कहाँ चली जाती है. इज इट अ वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या ये वायलेट करता है. ये सारे क्वेश्चंस का जवाब हमें देना है. तो आप फिगर देख सकते हैं. When an aperture move from its mean position P to either of its extreme position A और B, यहां से उठा के A या B पे आप लेके जाओ. ठीक है, it rises through a height h on the top of the mean level P. At this time the kinetic energy of the bob changes fully into potential energy. आप जानते हो यहाँ पे हाइट अचीव हो गई है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी उसी समय क्या होगी, जीरो. द काइनेटिक एनर्जी बिकेम जीरो एंड ऑल्सो द बॉब पजेस स्लोली पोटेंशियल एनर्जी. बॉब के अंदर अब सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी भरी हुई है. बिकॉज इट मूव्स टूवर्ड्स अ पर्पस पी, इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस इंक्रीजिंगली. उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी जैसे ही वो बी पॉइंट की तरफ मूव करेगा. Consequently, the kinetic energy will increases. उसी समय उसकी kinetic energy क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. Because the bob reaches purpose P, its potential energy becomes zero and also the bob possesses slowly kinetic energy. अब उसके पास पूरी की पूरी kinetic energy available है. ठीक है, बिकॉज उसकी हाइट कम हो गई और उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है सबसे पीक पॉइंट पे, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी आपकी पीक पॉइंट पे. दिस मेथड इज पेरेंटली एज लॉन्ग एज बिकॉज द अपर्चर्स ऑसिलेट्स. अब क्या ये वायलेट कर रहा है, तो नहीं, ये वायलेट नहीं कर रहा क्योंकि आपका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. और थोड़ी देर बाद बॉब इसलिए रुक जाता है क्योंकि जो एनवायरनमेंट के अंदर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस अवेलेबल है, वो बॉब को धीरे 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 क्या करेगी, रेजिस्टेंस फोर्स देती रहेगी और बॉब रुक जाएगा. तो बॉब की पूरी एनर्जी कहाँ चली गई, तो बॉब की एनर्जी पूरी एनवायरनमेंट में चली गई. क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा. वन मोर टाइम,
बी तक लेके गए, बी तक पोटेंशियल एनर्जी आ गया, जैसे ही हमने रिलीज किया पी पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। पी पॉइंट से ए की तरफ जाएगा वो, तो वापस से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, वापस पी के पास आएगा, काइनेटिक मैक्सिमम होगी। ये प्रोसेस चलती रहेगी। बट आपको पता है कि एनवायरनमेंट में एयर भी अवेलेबल है, तो एयर धीरे धीरे फ्रिक्शन फोर्स जैसा काम करेगी और बॉब धीरे धीरे रुक जाएगा। तो बॉब के अंदर की जो एनर्जी वो एनवायरनमेंट में इन शॉर्ट चली जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर, आगे हम बढ़ रहे हैं। An object of mass m is moving with a constant velocity v. How much work should be done on the object in order to bring the object to rest? Okay, object की मास m है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं, सॉरी, वेलोसिटी v है। अब इसके ऊपर कितना काम किया जाएगा कि उसको रोक सके हम? तो भाई मास m और वेलोसिटी v के साथ जो उसके पास एक एनर्जी आएगी वो काइनेटिक एनर्जी आएगी। और काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए, या काइनेटिक एनर्जी जिस ऑब्जेक्ट के पास है, तो उसको एट रेस्ट लाने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा, बट इट शुड बी इन द नेगेटिव फॉर्म। बिकॉज आप जानते हो प्लस माइनस कैंसल्स ईच अदर, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v is given by the expression kinetic energy equals to 1 half mv square. In order to bring it to rest, its velocity has to be reduced to zero. And in order to accomplish that, the kinetic energy has to drain off and sent somewhere else. An external force has to absorb energy from the object. That 2 negative work on it equals to kinetic energy. तो हमारा work done should be minus 1 by 2 mv square to bring the object to rest. अब ये पिक्चर आपको एकदम क्लियर कर रही है हम क्या क्या क्वेश्चन है हमारे सामने। तो कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो कि 1500 kg की है, उसके पास वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है। तो बेसिकली इसके पास जो एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी है। अब इसको रोकना है हमें, तो रोकने के लिए भाई लगाना भी तो काइनेटिक एनर्जी पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है इसके पास। तो रोकने के लिए आप क्या करोगे, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी को लगाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली कैलकुलेशन, मैं आपको कैलकुलेशन हाथ से करके दिखाऊंगा, तो हम वहां पे देख लेंगे ज्यादा बेटर तरीके से। अब यहाँ पे फिगर में, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स F is acting on an object of mass m. The direction of displacement is from west to east, shown by the longer arrow. Observe the diagram carefully and state whether the work done by the force is negative, positive or जीरो। तो पहले वाले केस में आप देखोगे तो हमारा जो वर्क डन है वो जीरो है। रीजन, फोर्स ऊपर दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड की तरफ दिखा रहा है, तो यहाँ पे जो वर्क डन हमारा जीरो, बिकॉज 90 डिग्री बना रहा है ये एफ और डी के बीच में। सेकेंड केस आप देखोगे तो सेकेंड केस में जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है, तुम्हारा वर्क डन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, बिकॉज सेम डायरेक्शन दोनों के पास है। थर्ड केस में देखोगे तो फोर्स आपका पीछे की तरफ दिखा रहा है और ऑब्जेक्ट आपका आगे की तरफ मूव हो रहा है, तो ये वाला नेगेटिव वर्क डन आपका कहलाएगा। तो आपको केस वन, केस टू, केस थ्री से आंसर लिख लेना है। पहले वाले का जीरो, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। Sonia says that the acceleration in an object could be zero even when several forces acting on it. Do you agree with her? Why? Okay. सोनिया ने क्या कहा, एक्सेलरेशन इन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो होगा अगर उस पर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही है तो। डू यू एग्री, क्या आप एग्री करते हैं? तो यस आई एग्री। रीजन, अगर हम बैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं आएगा, बट हमारे साथ उसके पास सेवरल फोर्सेस एक्ट करती रहेंगी। तो हमने बैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ रखा है, ये बहुत सारी फोर्सेस लग रही है बट ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, तो वो कौन सी टाइप की फोर्सेस है, बैलेंस फोर्स। So acceleration in associate object might be zero even once many forces are working on it. This happens once all the forces get rid of another, that the online force working on the thing is zero. For a uniformly moving object, the online forces working on the thing is zero. Hence, the acceleration of the thing is zero. Hence, soon is correct. Find the energy in kilowatt hour consumed in 10 hour by the four devices of power 500 each. ये वाला भी हम सॉल्व करके करेंगे, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। A freely falling object eventually stops on reaching the ground. What happened to its kinetic energy?
एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, वो स्टॉप हो गया, बट उसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई? आप जानते हैं जब ऊपर से ऑब्जेक्ट रिलीज होता है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, बट जैसे ही वो ग्राउंड को टच करता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, बिकॉज उस समय उसकी वेलोसिटी सबसे पीक पे होती है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। अब इसका आंसर देते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे चली गई। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स freely towards the ground, its potential energy decreases and kinetic energy increases. As the object touches the ground, all its potential energy becomes zero, or all its potential energy becomes kinetic energy. Since the object hits the laborious ground, all its kinetic energy become heat energy and sound energy. जो कि kinetic energy किस में convert हो गई? Heat energy और sound energy. It can also deform the ground depending upon the ground's nature and the amount of kinetic energy possessed by the object. डिफॉर्म का मतलब है थोड़ा बहुत खड्डा हो जाएगा। तो आपने देखा होगा अगर बहुत भारी ऑब्जेक्ट होगा तो जरूर वो डेंट पाड़ के जाएगा ग्राउंड के अंदर, नहीं तो वो हीट एनर्जी या साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू। आपको अगर समझ में आओ तो कमेंट कर देना और लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। यहाँ पे बाकी लोग यहाँ पे सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। कुछ फोर्सेस लग रहा है बट ऑब्जेक्ट कितने केजी का है? सपोज करो ये कार है जो कि कितने केजी की है? 20 केजी की। इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है? फोर्स। इसका मास क्या है? 20 केजी। कितना है? 20 केजी। फोर्स लग रहा है और ये ऑलरेडी एक वेलोसिटी में है, ठीक है। बट वो फोर्स की वजह से इसमें 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड हो रहा है। बट 2 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड का मतलब वो स्लो हो रही है। तो ये फोर्स इस तरफ ना होके इस तरफ होगा, मतलब ये फोर्स उल्टे की तरफ लग रहा है क्योंकि इसको रोक रहा है, राइट। तो ये हो सकता है ब्रेकिंग फोर्स हो। क्या हो सकता है? ब्रेकिंग फोर्स हो। तो ये इस तरफ से पहले वो 5 मीटर पर सेकेंड पे थी, अब कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें निकालना है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। अब इस फोर्स की वजह से हमारा वर्क डन कितना हुआ? क्लियर है? तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन? अब देखो वर्क डन के फॉर्मूले देखिए जाए तो क्या है? यहाँ पे वेलोसिटी है और मास है। तो वेलोसिटी और मास से रिलेटेड वर्क डन हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन यहाँ पे क्या हुआ हमारा? काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? ये रुका हुआ है। इज दैट क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हमारा? 1/2 mv²। क्या है? 1/2 mv²। बट यहाँ पे आपके पास दो वेलोसिटी, इनिशियल और फाइनल, तो आप उसका क्या निकालोगे? डिफरेंस निकालोगे। क्या निकालोगे? डिफरेंस। तो हम देख लेते हैं इनिशियल वर्क डन। हम इनिशियल और फाइनल दोनों निकाल के अब माइनस करेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कि क्या होगी? इनिशियल कितनी वेलोसिटी थी इसकी? 5 मीटर पर सेकेंड। तो 1/2 mv² हो जाएगा आपका। ये 1/2 इंटू कितना हो गया? 5 का स्क्वायर। 20 से ये कट कितना हो जाएगा? ये 10 इंटू 25 दैट इज 250 जूल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है तो जूल में मेजर होगी। अब फाइनल हम निकालते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई थी इसकी? फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई थी? 2 मीटर पर सेकेंड। जो फोर्स लगा था यहाँ से, फोर्स लगने की वजह से स्लो हो गया था, 2 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो गई? 1/2 mv²। इसको देखा जाए 1/2 इंटू 20 और ये 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमारी फाइनल वेलोसिटी इतनी है, ठीक है। अब 10 इंटू ये 4 तो ये हो गया 40 जूल। कितना हो गया? 40 जूल। आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस। पहले कितनी थी? इतनी जूल, और अभी कितनी हो रही है? इतनी। तो आपको पता है फाइनल में से इनिशियल माइनस होता है, तो हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो इसके पास हुआ उससे माइनस हम क्या करेंगे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया आपका फाइनल कितना है? 40 माइनस 250, तो ये हो गया -210 जूल। तो जो
250 जूल पहले था, उसके ऊपर इतना हुआ, तो हमने कितना वर्क डन किया? वर्क डन कितना किया? नेगेटिव का 210 जूल। इज दैट क्लियर? क्योंकि अब इसके पास जो एनर्जी बची है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी बची हुई है? 40 थी कितनी? 40। तो अब हमने कितना वर्क डन किया? तो इसका डिफरेंस तो ही तो हमने कम किया, 250 से घटा के 40 ले आए, तो माइनस 210 का हमने जूल वर्क डन किया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब देखो 14th नंबर आपका, एन इलेक्ट्रिक हीटर, जो कि क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट। तो एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका क्या रेट है पावर का? 1500 वॉट। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 1 आवर? ये कितनी एनर्जी यूज कर लेगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो 14 का आप क्वेश्चन देखोगे तो इसमें इलेक्ट्रिक हीटर है। इलेक्ट्रिक हीटर आप लोगों ने घर में देखा हो, वही हीटर की बात चल रही है जो पावर में लगा के हम चालू करते हैं। तो उसका पावर रेटिंग कितना दिया हुआ है? कितने पावर पे काम करेगा? 1500 वॉट। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर? तो कितनी एनर्जी यूज कर लेगा? तो हमें ढूंढना है एनर्जी। हमें क्या दिया हुआ है? टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है? 10 आवर। और आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी? पावर इनटू टाइम। तो पावर इनटू टाइम आप करोगे, ये फॉर्मूला है, ठीक है, एनर्जी निकालने का। तो पावर कितना है? 1500 वॉट। टाइम कितना है? 10 आवर। तो हो जाएगा 15,000। अब ये आपका वॉट में था, ये आपका आवर में था, तो अगर आप 15,000 लिखते हो तो ये वॉट आवर हो जाएगा, क्लियर। बट हमें किलो वॉट आवर में लिखना होता है, तो ये 3 जीरो है, 3 जीरो आपका किलो के बराबर होता है, तो 15 किलो वॉट आवर। तो एनर्जी कितनी कंज्यूम करेगा? 15 किलो वॉट आवर। अब आपको पता है 1 किलो वॉट आवर कितने के बराबर होता है? 1 यूनिट। तो इन शॉर्ट ये 10 आवर में कितने किलो वॉट आवर ले रहा है? 15 किलो वाट। तो कितनी एनर्जी यूज करेगा या? 15 किलो वॉट आवर। 16. An object of mass m is moving with a constant velocity v. How much work should be done on the object in order to bring the object to rest? एक ऑब्जेक्ट है जिसका क्या दिया हुआ है? मास कितना है? m। कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है v। हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट? ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट 16 में ऑब्जेक्ट का मास कितना है? ऑब्जेक्ट मास इज m। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी क्या है? ऑब्जेक्ट वेलोसिटी कितनी है? v। एक बात बताओ, वर्क डन के टर्म में जिसके पास मास हो, जिसके पास वेलोसिटी हो, तो उसके पास कौन सा वर्क डन या कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक। उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक। मतलब इस ऑब्जेक्ट को हमें रोकना है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मुझे क्या करनी पड़ेगी? जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितनी करनी पड़ेगी? जीरो। तो वर्क डन आपका यहाँ पे किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास है कितनी अभी? 1/2 mv², बिकॉज इसके पास मास है, इसके पास वेलोसिटी है। इसको रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको जीरो करना पड़ेगा पूरी एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी कब जीरो हो सकती है? जब इतनी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में मेरे पास अवेलेबल हो। इतनी काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कैसी अवेलेबल हो? नेगेटिव। देखो काइनेटिक, आप किसी भी एनर्जी को जीरो कब कर सकते हो? किसी भी एनर्जी को, जैसे 1/2 mv² पूरी एनर्जी है, ठीक है, इस एनर्जी को हम जीरो कब लिख सकते हैं? जब मेरे पास माइनस में भी 1/2 mv² अवेलेबल हो। तो मैं दोनों को काट के क्या करूंगा? जीरो लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? जीरो। इसका मतलब मुझे इस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी, negative kinetic energy should be applied to bring negative kinetic energy should be applied to bring that object at rest, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो उसको रेस्ट पे लाने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही था, बट वहाँ पे मास की वैल्यू नहीं थी, वेलोसिटी की वैल्यू नहीं थी। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज गिवन है। मास कितना है? 1500 kg। वेलोसिटी कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। बट आपका यहाँ पे kg में दिया हुआ है और ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो आप कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन देखो। सो गिवन डेटा
mass of the car, mass of the car 1500 kg, velocity of the car, that is nothing, it's v कितना है, 60 किलोमीटर पर पर आवर। आवर, 60 इंटू 5/18, 5/18 से मल्टीप्लाई करते तभी हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता मीटर है, पर मीटर सेकेंड। पर सेकेंड। 6 से 3 टाइम, 6 से 10 टाइम, तो ये हो जाएगा मेरा 50/3 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया मेरा ये वेलोसिटी। सपोज करो ये कार थी, ये कार थी जो ऑलरेडी कितने की वेलोसिटी या कितने की काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती थी, मास इसका 1500 kg और वेलोसिटी इसकी कितनी है इस समय, 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो आप जानते हो अगर आप इसकी एनर्जी निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी ही निकलेगी, और इसको अब रोकना है हमें, इसको हमें रोकना है। तो भाई जितनी एनर्जी इसके पास है वही हम क्या करेंगे, नेगेटिव में ले लेंगे। टू स्टॉप द कार, हम क्या करेंगे, टू स्टॉप द कार वी हैव टू टेक नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी। क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। टू स्टॉप द कार वी हैव टू टेक नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी। तो हम काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला लगाएंगे, बट आगे क्या लगा देंगे, माइनस, माइनस 1/2 एम वी का स्क्वायर। वी का स्क्वायर, माइनस 1/2। मास कितना है 1500, 1500। वेलोसिटी कितनी है 60। 50/3, हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया था, किलोमीटर पर आवर में इतना था, मीटर पर सेकेंड में इतना है, ये आपकी वेलोसिटी। तो 50/3 स्क्वायर, ये 50 का स्क्वायर 2500 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। क्लियर है। अब देखो इसको काटना चाहो तो यहाँ से ये कट जाएगा 750, कितना हो जाएगा 750। 750। 3 के टेबल में बी कटेगा, 3 के टेबल में ये भी कट जाएगा, 3 3 सा 3, 2 सा 5 सा 0, तो 2 350 सर ये आ जाएगा। अब 25 यस और कट। जीरोस बचे हुए, तो 25 इंटू 25 कितना होता है 6 to 5, और 3 जीरो लग जाएंगे आगे, 6 तो to हमारा 5। आ गया नेगेटिव का 6 to to 5 5 000। 000। ये आपकी एनर्जी आ गई। इतनी एनर्जी आपको क्या करनी पड़ेगी, स्टॉप करने के लिए लगानी पड़ेगी। शुड बी इज इट अप्लाई। क्लियर, शुड बी अप्लाइड। इतनी काइनेटिक एनर्जी भी नेगेटिव में लगाओगे तो ये कार क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। आप चाहो तो डिवाइड करके निकाल सकते हो इसका आंसर, पर जरूरी नहीं, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप कर दोगे तो भी चलेगा। द एनर्जी इन जूल्स कंज्यूम्ड इन 10 आवर बाई 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वॉट ईच। अब यहाँ पे डिवाइस दिया हुआ है जिसकी पावर रेटिंग कितनी है 500 वॉट। अब हमें एनर्जी किस में निकालनी है, जूल में निकालनी है, और ये कितने टाइम के लिए चालू है चारों डिवाइसेस, 10 आवर के लिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने पहले वाला किया हुआ है वैसा ही है। 20 नंबर, पावर रेटिंग ऑफ ईच डिवाइस, पावर रेटिंग ऑफ ईच डिवाइस, ईच डिवाइस का पावर रेटिंग कितना है 500 वॉट दे रखा है। तो पावर हो गया इसका 500 वॉट। कितने टाइम के लिए ऑन रहने वाला ये 10 आवर्स। बट ऐसे 4 डिवाइसेस, हाँ, ये पावर एक डिवाइस का मैंने लिया, तो 4 डिवाइस के लिए पावर कितना हो जाएगा, इंटू 4, 4 डिवाइसेस, 4 डिवाइसेस, पावर रेटिंग, पावर इक्वल्स टू 4 इंटू 500, तो यहाँ पे मैं वही लिख रहा हूँ इंटू 4, तो ये हो गया 2000 वॉट। पावर कितनी आ गई मेरी 2000 वॉट। मुझे एनर्जी निकालनी है, सिंपल, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। पावर इज 2000, टाइम इज 10 आवर, तो 2000 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20,000,
वॉट आवर है, ये हमने वॉट था, ये टाइम आवर में था, तो वॉट आवर हमें पता है कि हमें किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना रहता है। तो आपको पता है 3 जीरो को आप देखोगे, जैसे आपके लाइक्स 1K कब आप बोलते हो, जब 1000 लाइक्स होते हैं, वैसे ही आपके 3 जीरो वाली चीज़ें क्या बोली जाती है, किलो। किलो तो यहाँ पे ये हो जाएगा 20 किलो किलो वॉट पर आवर। आवर। टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम करेगा 10 आवर में? 20 किलोवाट। यस, 20 किलो वॉट आवर। अब 1 किलो वॉट आवर में हमारा 1 यूनिट होता है, तो 20 किलो वॉट आवर जब वो कंज्यूम करेगा, मतलब वो 20 यूनिट यूज़ करेगा, जो भी आपका कमर्शियल रेट होता है उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, उतनी आपको बिल भरने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? सो एनर्जी यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 20 किलो किलोवाट। वॉट आवर। वही पूछा हुआ है तो हम वो बता देंगे, एनर्जी इन जूल। हाँ, एनर्जी इन जूल्स बोला है, एनर्जी इन जूल। जूल्स बोला है, तो यू नीड टू कन्वर्ट इट। कन्वर्ट इट। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए देखो यहाँ पे ना, अब आपको पता है 1 किलो वॉट आवर में आपके होता है 3.6 इंटू 10 रेज टू 6 जूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे किलो वॉट आवर है, 20 किलो वॉट आवर है, तो एनर्जी जो जूल में हो जाएगी वो क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। क्योंकि 1 किलो वॉट आवर में 3.6 इंटू 10 रेज टू 6 जूल है। सो 20 किलो वॉट आवर में कितना हो जाएगा, 20 इंटू 3.6 इंटू 10 रेज टू 6 जूल्स। तो 20 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 7.2। 2 से मल्टीप्लाई करते ही 7.2, 10 रेज टू 6 पहले से है। देखो यहाँ पे 2 इंटू 10 है ना, तो 2 इंटू 10 सेपरेट कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.2, और एक जीरो इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 10 रेज टू 7 जूल्स। तो आपकी एनर्जी जो हो जाएगी 7.2 इंटू 10 रेज टू 7, सॉरी इट्स 7 जूल। ठीक है, ये 7 है। तो एनर्जी इन जूल्स ऐसे कन्वर्ट करते हैं।